Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. I hope you can see the screen. Yes, ma'am. Okay, so let us start with today's lecture. Today we will complete the topic we have left out in the first unit. फर्स्ट यूनिट जब हम पढ़े थे तो मैंने तुम लोग को बताया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एप्लीकेशन तुम लोगों को पढ़ना है इन सॉल्विंग वेव इक्वेशन. ठीक, तो वो टॉपिक हमारा बचा हुआ था क्योंकि फॉर सॉल्विंग दैट इक्वेशंस यू रिक्वायर द फोरियर सीरीज. तो अभी हमने फोरियर सीरीज सीख लिया, फोरियर सीरीज, हाफ रेंज सीरीज एंड also practical harmonic analysis. Now we are going to solve this part which we have was left out, that is equation of vibrating string, which is the one dimensional wave equation. Okay, तो यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम स्टडी करने वाले हैं वो मेनली एक स्ट्रिंग का है which is attached on both ends. ठीक, a string is attached on both ends are there. Here suppose I take this point at as x equal to 0 and this point as x is equal to L, where L will be the length of the string. So with time t and with given boundary conditions, means how these points are fixed, how the initial velocity is given, how the shape of the string was at the point when the problem we are considering has started. This string will have a movement. That movement will be in the form of waves, है ना. जिस तरह का ये दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वेव जैसे फॉर्म में एक मूवमेंट आएगा हमारा. तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को इट इज ए वेव इक्वेशन. ओके, वेव इक्वेशन विल आल्सो कैन बी आल्सो एक्सपेंडेड इन अदर वेज आल्सो, पर ये हमारा बेसिक वेव इक्वेशन है वन डायमेंशनल, जहाँ पे हमारा हम एक ऐसा मूवमेंट मतलब कंसिडर कर रहे हैं जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं. एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं. उसके बाद उसमें क्या क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या क्या शेप हो सकता है, व्हाट कैन बी द डिस्प्लेसमेंट, हाउ दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, ये हमारा वेव इक्वेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि वी वांट टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट, मींस ये जो उसका मतलब स्टेबल पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l, ये जो इसका स्ट्रेच्ड पार्ट है, इसका मूवमेंट अगर होता है, ये जो y मूवमेंट आता है, ये y का जो वैल्यू है वो x और t के टर्म्स, t यानी कि टाइम, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड t हमको फाइंड करना रहता है. ठीक है, तो वेव इक्वेशन जो वन डायमेंशनल होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है. इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं ये तुम लोग को ग्रेवाल की बुक में मिल जाएगा. आई एम नॉट गोइंग इनटू इट बिकॉज इट इज वेरी मच प्योर मैथमेटिक्स पार्ट, यू डोंट रिक्वायर इट, यू रिक्वायर टू रिमेंबर द वेव इक्वेशन. सो वेव इक्वेशन वन डायमेंशनल जो होता है वो होता है डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर. ठीक, where t is the time, means we are checking a relationship between the displacement time and the x coordinate, means x is the x will be the variable value of the length of the string. जिस point पे हमको निकालना है, जैसे इस point पे अगर हमको y की वैल्यू निकालनी है तो इस point पे x की जो वैल्यू होगी उसके और टाइम t, जिस टाइम पे हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम के टर्म्स में हम वो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना चाहते हैं. ठीक, सो फॉर एनी स्ट्रिंग और एनी वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन इन द सेंस यहाँ पे दो डायमेंशन हम ले रहे हैं. ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, और दूसरा जो डायमेंशन है हमारा, जो दूसरा वेरिएबल है वो टाइम है टी. ठीक, इस सेंस में ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है. ठीक, तो ये जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है इसमें ये c इज इक्वल टू जो है वो आ जाता है t अपॉन m, वेयर t इज द टेंशन of the string. Tension of the string will depend upon how much force you have applied to stretch the string, and m will be the mass of the string. ठीक, तो ये जो c है ये हमारे प्रॉब्लम के लिए, किसी भी एक गिवन प्रॉब्लम के लिए वो फिक्स रहेगी c, ये नॉन कांस्टेंट में आएगा. ठीक, अब हमारा काम क्या रहता है कि ये जो इक्वेशन है इसको हमको सॉल्व करके y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड t फाइंड करना रहता है. ठीक है, और इसको फाइंड करते वक्त
ऑब्वियसली ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें कई सारे कांस्टेंट्स आएंगे। एक्चुअली इसमें 5 कांस्टेंट्स आते हैं। वो 5 कांस्टेंट्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी रहती है यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस एंड द इनिशियल कंडीशंस। ठीक, तो बाउंड्री कंडीशंस जो होती है वो हमारे इस तरह के प्रॉब्लम के लिए फिक्स्ड रहती है। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं वेयर वी आर स्टडीइंग द इक्वेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, and for a vibrating string you will always consider that both its ends are fixed, है ना, दोनों ends इसके फिक्स किए हुए हैं, एक जगह पे फंसाए हुए हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो बाउंड्री कंडीशंस है, उसकी बाउंड्री कंडीशंस हम उनको बोलते हैं जो उसके जो भी हमारा डायमेंशन हम जिसको ले रहे हैं, जो भी रेंज कर्व ले रहे हैं या जो भी वैल्यू ले रहे हैं, उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां पे जो कंडीशंस क्रिएट होती है उनको बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। ठीक, तो यानी कि बाउंड्री कंडीशंस हमारी ये होगी कि इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी और x इज इक्वल टू l पे क्या आएगी। तो ये अगर ये दोनों पॉइंट्स को तुमने फिक्स कर दिया है तो ऑब्वियस है कि इन दो पॉइंट्स पे लैटरल मूवमेंट होगा ही नहीं, इस तरह से हमारा स्ट्रिंग ऊपर नीचे नहीं जा पाएगा। यानी यहाँ पे तुम्हारा जो लैटरल मूवमेंट है यानी y की वैल्यू है वो हमेशा 0 आएगी। ठीक, तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो गई, y at 0t is always equal to 0, and also when the other end is considered means पूरा लेंथ ले लिया हमने स्ट्रिंग का यानी x is equal to l ले लिया, तब भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 रहेगा। सो सेकंड बाउंड्री कंडीशन इज y of lt is 0। These two boundary conditions are there, and two more initial conditions will be given to you in the problem. Initial conditions means those conditions at which the time was 0, means तुम जो एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हो वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट इट इज बिगिनिंग। टाइम t इक्वल टू 0 लिया, तब जो जो कंडीशंस है तुम्हारे स्ट्रिंग की, या तो स्ट्रिंग को तुमने कोई डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है क्या, स्ट्रिंग का शेप पहले से कुछ फिक्स है क्या, या फिर तुमने कोई वेलोसिटी उसको दी हुई है पहले से, तो ये दोनों कंडीशंस जो है वो तुमको इनिशियल कंडीशंस देंगी। ठीक, तो बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस को मिला के हमको इस इक्वेशन के सोल्यूशन में जो कांस्टेंट्स आएंगे उनकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी रहती है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो वी विल बी सॉल्विंग दिस इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो कि तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है इन द फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पढ़ा है ना, याद है क्या, याद है? एनीवन? नहीं याद है तो कॉपी रखिए हो साथ में, उसको पलट के देखो और मुझे बताओ कि हमको अगर कहीं पे भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना रहता है उसके लिए हम क्या फर्स्ट स्टेप क्या करते थे? मैम एक सॉल्यूशन एज्यूम करते थे x का फंक्शन y का फंक्शन। राइट, सो यहाँ पे भी हम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, जिनमें से एक फंक्शन सिर्फ t का है और एक फंक्शन सिर्फ x का है। क्यों t और x? क्योंकि t और x हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो सोल्यूशन होगा वो किसके टर्म्स में आएगा, y के टर्म्स में, क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, सो वी विल अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू product of two function x which is only a function of small x and another function t which is a function of small t। ठीक, ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद क्या करते थे, सोल्यूशन एज्यूम कर लिया, फिर क्या करते थे? मैम फिर इसको गिवन इक्वेशन में पुट करते थे। हाँ, तो एक ही स्टूडेंट बोले जा रहा है, बाकियों को याद नहीं है क्या? पीयूष सिर्फ बता रहे हैं। चलो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, what you will get, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है y का t के रेस्पेक्ट में, तो x वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, सो x रह जाएगा और सिर्फ t डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में। सो यू विल बी हैविंग d2t अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट है c स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ 1/c स्क्वायर के टर्म्स में। क्यों ऐसा किए मैं क्वेश्चन में समझा दूंगी बाद में। ठीक है, अभी के लिए बस लिख लो c स्क्वायर को यहाँ 1/c स्क्वायर के फॉर्म में ले लिया।
इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे t इंटू डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ y की जगह x इंटू टी अप्लाई किया, जहां t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है वहां x कांस्टेंट हो गया, जहां x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है वहां t कांस्टेंट हो गया। तो ये इक्वेशन आता है। फिर क्या करते थे? अब पीयूष के अलावा कोई बताओ तो, इसके आगे क्या करते थे? मैम इंटीग्रेट हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे, है ना। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट तो हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे ना, जब तक के हम वेरिएबल्स को सेपरेट ना कर लें। तो यहाँ पे सेपरेट करने के लिए क्या करते थे? मैम xt से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल, xt से डिवाइड करेंगे। तो ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगा 1/c² d2t अपॉन dt स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई t। पूरा इक्वेशन xt से डिवाइड हुआ, x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1/t और यहाँ t कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा d2x बाई dx स्क्वायर अपॉन कैपिटल x। फिर इसको एक कांस्टेंट के बराबर ले लेते थे, याद है? अब हमको एक एक करके ये पेयर को लेना रहता था और एक एक करके उसको हम सॉल्व करते थे। ठीक, तो मैं यहाँ पे दोनों टर्म्स को एक साथ ले रही हूँ। दो पार्ट में मैं अपने आंसर शीट को ब्रेक कर लेती हूँ। पहले पार्ट में मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ, 1/c² d2t अपॉन dt स्क्वायर डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू k। एंड दूसरा स्क्वायर ले लेती हूँ मैं, d2x बाई dx स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कैपिटल X इज इक्वल टू k। ठीक, तो यहां से हमको इक्वेशन मिल जाएगा d2t अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर k t और यहां से मिल जाएगा d2t x अपॉन d2x अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू kx। ठीक, तो अब ये तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके सॉल्व होगा नहीं। तो हम क्या किए थे, एक क्वेश्चन में ऐसा किए थे ना हम लोग, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जहां पे इक्वेशन जो है वो सेकेंड ऑर्डर का आया था। क्या किए थे, याद आया? मैम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। हाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाले थे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये जो डेरिवेटिव है इसको अज्यूम करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल D एंड लेट दिस वन बी d by dx be denoted by d डैश। ठीक, तो यहाँ ऑक्सिलरी पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ये बन जाएगा d स्क्वायर t इज इक्वल टू c स्क्वायर k t, दैट इज वी आर हैविंग d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर k इंटू t इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ आ जाएगा d स्क्वायर x इज इक्वल टू kx और दैट इज d स्क्वायर माइनस k इंटू x इक्वल टू 0। ठीक, सो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमको मिल गए यहाँ पे d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर k इक्वल टू 0 और यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ d डैश यूज करना, d डैश स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आगे क्या सॉल्व करते थे, याद है क्या किसी को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद? m का वैल्यू फाइंड आउट। m की जगह यहाँ d में लिख लिए हम लोग, यहाँ से कैपिटल D की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, यहाँ स्मॉल d डैश d डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, और वो जो वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी, यहाँ पे देखो बताओ मुझे d की क्या क्या वैल्यूज आएंगी इसमें? प्लस माइनस प्लस माइनस c रूट k। राइट, प्लस माइनस सी रूट के। ठीक, और यहां से क्या मिलेगी, डी डैश की वैल्यू प्लस माइनस रूट k। प्लस माइनस रूट के। ठीक, अब देखो ये जो k है ये अननोन कांस्टेंट था। ठीक, ये वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट की थी, ये हमारे वो जो C1 C2 जो कांस्टेंट आते थे ना आर्बिट्री कांस्टेंट, वैसा ही एक कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0। ठीक,
So first of all, let us check the case when k is 0. अगर k 0 हो जाएगा तो हमको यहां से क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू 0, है ना, यानी ये जो हमारा इक्वेशन है ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, d2 t अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी t को 2 बार डिफरेंशिएट करने पर 0 मिल रहा है, तो इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो dt बाई dt जो है वो आ जाएगा c1 कांस्टेंट, फिर से इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा t इज इक्वल टू c1t प्लस c2। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी d2x बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा अगर k इक्वल टू 0 है तो, और इससे भी हमको सोल्यूशन मिलेगा t इज x इज इक्वल टू another two constant, so I name it differently c3x plus c4। ठीक, तो इस केस में हमारा सोल्यूशन जो है इक्वेशन का, हमारे इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, कैपिटल X इंटू कैपिटल T है ना, कैपिटल X और कैपिटल T यहां से निकाल लिया हम लोग, ये कैपिटल T है ये कैपिटल X है, तो यहाँ सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1t प्लस c2 इंटू c3x प्लस c4। ठीक, ये केस 1 था जब k इक्वल टू 0 लिए। केस 2 व्हेन k इज इक्वल टू ए पॉजिटिव वैल्यू, वो पॉजिटिव वैल्यू को सपोज मैं नाम दे देती हूँ p स्क्वायर, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको नाम दे दिया p स्क्वायर, जिससे रूट रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, इसलिए यूज किया। ठीक, तो इस केस में ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो है वो बन जाएंगे डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां बन जाए डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, ये जो इक्वेशंस आए थे ना हमारे, ये इनमें मैं डी की के की जगह पी स्क्वायर पुट कर रही हूँ, तो ये आएगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे प्लस और माइनस सी इंटू पी, और यहाँ पे आ जाएगी डी डैश की वैल्यू प्लस और माइनस पी। ठीक, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर रियल रूट्स होते हैं तो तुमको CF क्या मिलता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम CF लिखने के लिए लिखते हैं ना, तो CF क्या मिलेगा इसमें बताओ, याद नहीं है, C1 e की पावर हाँ बोलो, C1 e की पावर CP यस कांस्टेंट इनटू वन वेरिएबल, तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था तो CPT आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा C2 e टू द पावर माइनस CPT। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ x के टर्म्स में आएगा क्योंकि d डैश d बाई डी एक्स को डिनोट कर रहा था, तो यहाँ जाएगा C3 e टू द पावर x प्लस C4 e टू द पावर माइनस x, यानी कि सोल्यूशन अब आ गया y is equal to c1 e to the power cpt plus c2 e to the power minus cpt into c3 e to the power x plus c4 e to the power minus x. Now this solution is the second case when k is positive value. Third case is when k is negative value. नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, यानी कि मैं मान लेती हूँ चलो k is equal to minus p square। ठीक, अब इस केस में ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या क्या बन जाएंगे, देखो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 0, और इधर बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू डी डैश स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। बीच का जो माइनस साइन है वो प्लस बन जाएगा क्योंकि हमने माइनस पी स्क्वायर ले लिया, के की वैल्यू नेगेटिव ले ली। ठीक, तो अब इसमें रूट्स आ जाएंगे प्लस और माइनस आयोटा इंटू सीपी, और यहां आ जाएगा डी डैश इज इक्वल टू प्लस और माइनस आयोटा इंटू पी, यानी यहां हम लोग को मिल रहा है पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। सो CF क्या आएगा बताओ, अल्फा प्लस और माइनस आयोटा बीटा, इस फॉर्म में अगर हमको m की वैल्यू मिलती थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मिलते थे, तो उसका सोल्यूशन क्या आता था, याद नहीं है,
पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स होने से C1 कॉस और साइन के फॉर्म में लिखते थे ना आंसर, C1 cos CPT प्लस C2 sin CPT, इस तरह से आएगा, याद आया? Yes. और यहाँ क्या आएगा बताओ? भूल गए हो? अल्फा प्लस और माइनस आयोटा बीटा, ये अगर तुम्हारा रूट होता था तो CF लिखते थे e टू द पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। याद आया? याद आया ये? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? Yes, ma'am. इसमें यहाँ पे दोनों ही टर्म्स में क्या हो रहा है, अल्फा की वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू थी CP तो उसके टर्म्स में लिख दिया, यहाँ पे क्या है बीटा की वैल्यू? Px. तो यहाँ पे क्या आएगा CF? C3 cos cos Px. Px प्लस C4 sin Px। ठीक, अब ये तो हमारे CF मिल गए, दोनों ही इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 है ना, जो दो इक्वेशन हमने शुरू से देख रहे हैं हम लोग, उसमें राइट हैंड साइड 0 था, इसलिए हमारा सोल्यूशन डायरेक्टली CF के टर्म्स में आ जाता था, तो यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ y, solution is y is equal to C1 cos pt plus C2 sin pt into C3 cos px plus C4 sin px, ये हमारा सोल्यूशन आया। ठीक, अब देखो एक वेव इक्वेशन हमने सॉल्व किया, जो हमारा ये जो इक्वेशन था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया हमने ये वाला, और हमको तीन तरह से आंसर समझ में आया कि तीन आंसर आ सकते हैं, एक ऐसा आंसर आ सकता है, एक ऐसा आ सकता है, और लास्ट में एक और आंसर देखा है ना। अब इनको देख प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मेरे को बताओ, ये देखो ये जो इक्वेशन है ये वाला t, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो अभी टाइम वाले इक्वेशन को अगर छोड़ भी दो, ये जो x वाला इक्वेशन आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी कि तुम y किसको डिनोट कर रहे हो, यहाँ पे देखो y इज डिनोटिंग द दिस लाइन, दिस कर्व, ये कर्व का जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x एंड t दैट विल बी डिनोटेड बाय y। ठीक, तो ये अगर तुम्हारे किसी स्ट्रिंग के दोनों एंड्स क्लोज्ड हैं तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बन सकता है कभी? y इज इक्वल टू C3x प्लस C4, ये वाला पार्ट अगर सिर्फ हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बन सकता है? बताओ मुझे, क्या तुम्हारे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का कर्व जो है, तुम एक स्ट्रिंग को दो तरफ से पकड़ के उसको हिलाओगे तो कभी भी वो सीधा लाइन बन सकता है क्या? No, ma'am. नहीं बन सकता है ना। वैसे ही यानी कि ये वाला सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए, एक स्ट्रिंग को पकड़ के रखे हो उसके लिए ऐसा कर्व आना या ऐसा आंसर आना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला हम पार्ट छोड़ देंगे। ठीक, अब इधर ये वाला देखो, इसका क्या मतलब हो रहा है, देखो इसमें भी टाइम को हम टाइम वाले पार्ट को भी छोड़ ही देते हैं, हम सिर्फ कर्व वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं। इसमें तुमको जो एक सोल्यूशन मिल रहा है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल अगर y का, अगर मैं ये पूरी चीज को कांस्टेंट भी मान लूं, ये सब कुछ कांस्टेंट है, सपोज सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर करूं, तो मुझे मिल रहा है कि ये जो y का कर्व का इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल है, यानी कि मुझे ये जो y मिलेगा वो एक एक्सपोनेंशियल कर्व मिलेगा। ठीक, एक्सपोनेंशियल कर्व मतलब उसका वो ये एक एंड से इंक्रीज करता ही जाता है ना, कोई चीज जब अगर बहुत इंक्रीज कर रही है बहुत शॉर्ट टाइम में तो हम बोलते हैं ना उसको कि वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। एक्सपोनेंशियल का कर्व कैसा होता है, थोड़े दूर जाने के बाद वो एकदम स्टीफली इंफिनिटी की तरफ टर्न कर जाता है, तो क्या ऐसा कर्व बन सकता है हमारे ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का, ऐसा टाइप से कर्व बन सकता है क्या? किसी कर्व का स्ट्रिंग का अगर दोनों तरफ पकड़ा हुआ है तुमने, तो क्या वो स्ट्रिंग कभी ऐसा शेप बना सकता है, ऐसा वाला शेप? नहीं बना सकता। ठीक, ये तब पॉसिबल हो सकता है अगर उसका एक एंड पकड़ा हुआ नहीं है, अगर एक एंड छुटा हुआ है तो हो सकता है कि ये बने,
लेकिन अगर दोनों एंड तुम्हारे फिक्स्ड हैं तो ये वाला कर्व भी वो नहीं बना सकता, यानी कि ये भी सोल्यूशन हमारा नहीं है सही। हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है स्ट्रेच स्ट्रिंग का, उसके लिए ये दोनों सोल्यूशन गलत है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ सकता है, यही आ सकता है, क्योंकि ये जो कर्व है वो कैसा कर्व है, पीरियोडिक फंक्शन का है, ठीक। और जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के बीच में पॉसिबल शेप है वो हमेशा पीरियोडिक होंगे, है ना। एक डिस्टेंस के बाद वो यही इस तरह से मूव करता रहेगा, ऐसा शेप, फिर इधर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, लाइक दैट। सो दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन ऑफ आवर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक। तो अब तुम लोगों को ये दो चीज याद रखनी है। पहला, व्हाट इज दिस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। इसको पहले याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इसको इक्वेशन को बताया नहीं जाएगा, तुमको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहले याद रखोगे कि इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग या फिर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होता है, del 2 y by del t square is equal to c square del 2 y by del x square, where c is denoting the tension about tension divided by the mass of the string, ठीक। उसके बाद तुमको ये याद रखना है कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का सोल्यूशन हमेशा ये होता है, ठीक है। c की वैल्यू फिक्स रहेगी और बाकी 5 कांस्टेंट्स हमको फाइंड करने रहेंगे, c1, c2, c3, c4 और p। ये कांस्टेंट्स की वैल्यू हमको निकालनी रहेगी, ठीक। अब देखो, एक्चुअली ये क्वेश्चन तो तुम लोग का एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं उसमें हम बेसिकली इस सोल्यूशन को कंसिडर करके चलते हैं। हम इसको शो कर नहीं करते, सॉल्व करके नहीं दिखाते कि ये आंसर आने वाला है, हमेशा ये मान के चलते हैं कि ये आंसर है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सॉल्व क्या करते हैं हम लोग, वो जो मैंने तुम लोग को इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन दिखाया, वो इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन को पुट करने के बाद ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस होता है, तुम्हारे गिवन प्रॉब्लम के लिए ये क्या सोल्यूशन क्रिएट करता है, वो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज को अच्छे से नोट करके रख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का और उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि इन दोनों को तुमको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्टली लिखने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने यहाँ तक के? कहीं किसी का कुछ छूटा हुआ है तो बताओ, या कहीं पे डाउट है तो भी पूछ सकते हो। नोट कर लिए सबने? Yes, ma'am. चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो नोट दिस क्वेश्चन फास्ट, जल्दी जल्दी नोट करना। क्लियरली दिख रहा है ना स्क्रीन पे क्वेश्चन? चला गया। ठीक, yes, note this question. A string is stretched and fastened to 2 points L apart, मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस L है। Motion is started by displacing the string in the form y is equal to a sin px by L, ये इक्वेशन है। मतलब बोल रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो दो तरफ से ऐसे फंसाया हुआ है, एक स्ट्रिंग को हमने दो एंड से फिक्स कर दिया है। इस स्ट्रिंग का जो 2 पॉइंट्स है वो L डिस्टेंस है पार्ट है, यानी कि ये स्ट्रिंग का 2 पॉइंट्स जो है उनका बीच का लेंथ L है, ठीक। और बोल रहे हैं कि जब हमने ये मूवमेंट या ये जो प्रॉब्लम है या ये जो एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट किया था, तब ये जो y है मतलब स्ट्रिंग का जो शेप है वो इस कर्व के अकॉर्डिंग था, a sin pi x by L के अकॉर्डिंग ये इसका शेप था। सपोज ऐसा शेप होगा या ऐसा शेप होगा, जो भी इस कर्व के अकॉर्डिंग इसका शेप था, ठीक है। और बोल रहे हैं कि कौन से कब था ये, जब हमने टाइम t इक्वल टू 0 लिया तब ये शेप था उसका। तो तुम ये शो करो कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ हम किससे डिनोट कर रहे हैं, y से,
एट ऑफ एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस x, यानी कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड टाइम t इज गिवन दिस वे। ठीक, यानी सिंपली तुमको बोल रहा है कि ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। हम जानते ही हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसको सॉल्व करके प्रूव करो कि जो क्वेश्चन हम यहाँ दिया गया है या अगर उसमें बाउंड्री इनिशियल कंडीशंस ये दी हुई है तो उसका सोल्यूशन ये आएगा। ठीक, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में तुमको बोला गया है कि वेव इक्वेशन सॉल्व करके इसके लिए शो करो कि वो वेव सोल्यूशन जो है वो ये है। क्लियर? नोट कर लिया क्वेश्चन सबने? Yes or no? Yes. So let us start with the solution. ठीक, सबसे पहले ये जो टर्म है ना इसको बस चेंज कर लो, इसको चेंज करके लिख लो y इज इक्वल टू साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल। ये बस चेंज कर लो क्वेश्चन में। लिख लिए क्वेश्चन तुम लोगों ने? इस क्वेश्चन में बस इतना पोर्शन चेंज करोगे तो ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 18.4 बन जाएगा। ठीक है, लिखा तुम लोगों ने? y इज इक्वल टू साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल लिख लो। लिख लिया? Yes. यस और नो? Yes, ma'am. Okay, so let us start with the solution. So I am actually telling you the solution of example 18.4, है ना? क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन नोट कर लिया था इसलिए मैंने वहीं पे चेंज करवाया, बाकी क्वेश्चन 18.4 के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग को बोला गया एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है जिसके दो एंड्स फिक्स्ड हैं, तो उसका इक्वेशन पहले लिख लो। द इक्वेशन ऑफ a vibrating string is, ये याद करना है अब तुम लोगों को, है ना? मैं del 2 y by del t square is equal to c square del 2 y by del x square ये लिख रही हूँ। t is denoting time, y is denoting the displacement। क्वेश्चन में तुम लोगों को y के टर्म्स में लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट y बताया गया है, इसलिए यहाँ पे भी हमने y के टर्म्स में लिखा। और x is the length of the string from the point x is equal to 0। ठीक, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये फिक्स रहेगा, हर क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन आने वाला है। कहीं ये वेरिएबल y हो जाता है, कहीं u हो जाता है, नेम अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक इक्वेशन यही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशंस है, ये बाउंड्री कंडीशंस भी तुम्हारे लिए हमेशा फिक्स रहेंगी क्योंकि हमेशा हमको वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के दोनों एंड्स मतलब फिक्स्ड मिलने वाले हैं, तो इसलिए बाउंड्री कंडीशन ये वाली फिक्स रहेगी कि y जब x इक्वल टू 0 है तब हमेशा 0 होगा, और जब x इज इक्वल टू l है तब भी y हमेशा 0 आएगा फॉर एनी टाइम t। ये दोनों भी हमारा फिक्स्ड है, तो इन दोनों को पहले लिख लोगे। बाउंड्री कंडीशंस आर लाइक दिस। नाउ इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस हमको क्वेश्चन में दी रहती है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ दिया हुआ है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब y जो है वो इस इक्वेशन से गवर्न हो रहा था, है ना? मतलब y का जो इक्वेशन है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस इक्वेशन से बन रहा था। ठीक, तो यानी हमको पता चल रहा है यहाँ पे कि जब टाइम t इक्वल टू 0 लेना है, व्हेन टाइम इज 0, है ना, देन
the value of y in terms of x is given as sin cube pi x by l. ये एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है, ठीक है। दूसरी इनिशियल कंडीशन हमको नहीं दी हुई है, तो इसीलिए हम उसको मान लेंगे। दो इनिशियल कंडीशंस में दो चीज हम देखते हैं, एक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था जब टाइम t इक्वल टू 0 है, और दूसरा उसका वेलोसिटी क्या था, ठीक। मतलब वो स्ट्रिंग पहले से अगर हिलता रहेगा, जब टाइम हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू किया उसके पहले से अगर वो स्ट्रिंग हिल रहा है, तब उसका एक वेलोसिटी रहेगा और एक डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अगर वो टाइम t इक्वल टू 0 से पहले वो हिल नहीं रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा। तो जहां पे भी कुछ मेंशन नहीं है वहां तुम मान के चलोगे कि एट टाइम t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0, मतलब सॉरी वेलोसिटी इज 0, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ बता दिया गया, मतलब मेरा स्ट्रिंग जो है उसको मैंने जब शुरू किया था तभी उसको मैंने सीधा ना रख के इस कर्व के अकॉर्डिंग रखा था, इस कर्व के अकॉर्डिंग, ठीक। जरूरी नहीं यही शेप हो, इस कर्व का जो शेप होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा स्ट्रिंग रखा था, और उसके बाद मैंने उसको कोई फोर्स अप्लाई किया जिससे वो वाइब्रेट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं, इन कंडीशंस को आपको हमको यूज करना है फॉर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब हमको मालूम है कि अगर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन आएगा। तो ये चीज को तुमको सॉल्व करके नहीं दिखाना है क्योंकि क्वेश्चन एज सच ही बहुत लेंदी रहता है, ठीक। तो तुम यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख दोगे बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल the solution of equation 1 is y is equal to c1 cos px plus c2 sin px into c3 cos cpt plus c4 sin cpt। ये हमेशा मतलब ये दो चीज तुम लोगों को अपने से लिखनी है, दो ये चार इक्वेशंस रादर। डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का क्या है, बाउंड्री कंडीशंस क्या है, और सोल्यूशन क्या है, ये तो फिक्स्ड है, हर आंसर में तुमको यही लिखना है। क्या बदलेगा, ये इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देख के तुमको लिखना रहेगा, ठीक। तो यहाँ तक के तो इतना फिक्स्ड हो गया, इतना तुमको सबसे पहले लिखना है, क्या तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन है, और क्या सोल्यूशन। इसके बाद ये जो कंडीशंस है उनको एक एक करके हम यूज करेंगे फॉर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट इन आवर सोल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं हमेशा। पहली बाउंड्री कंडीशन हम पुट किए, सपोज सब्स्टिट्यूटिंग बाउंड्री कंडीशन गिवन बाय इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, ठीक। क्या बता रहा है हमको इक्वेशन 2 कि जब टाइम x 0 है तब y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक। तो यही चीज यहाँ अगर हम लिखते हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे 0, जब यहाँ x की जगह 0 डाल रहे हैं, तो यहाँ x की जगह 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा c1 इंटू कॉस 0 विच इज 1, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ कितना बचेगा, इस पूरे ब्रैकेट से हमारे पास सिर्फ मिलेगा c1, ठीक। ये वाला टर्म चेंज नहीं होगा क्योंकि हम टाइम को तो फिक्स नहीं कर रहे हैं, टाइम कुछ भी हो सकता है, तो ये टर्म एज सच रहेगा c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt, ठीक। अब ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है बोल रहे हैं, ये टर्म को तो 0 बनाना किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए पॉसिबल है नहीं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, c1 इज 0, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक। तो हमको यहां से मिल गया इक्वेशन से c1 इज 0, इसको इक्वेशन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। व्हाट इट समझ में आया, पहला बाउंड्री कंडीशन कैसे यूज किया हमने, हमको जो सोल्यूशन दिया हुआ था उसमें हमने पुट कर लिया कि y की वैल्यू 0 डाल लेते हैं जब x की वैल्यू 0 है, तो इधर इस तरफ राइट हैंड साइड में हमने x की जगह 0 डाल दिया और लेफ्ट हैंड साइड में y की जगह भी 0 डाल दिया, क्योंकि यही हमारा पहला बाउंड्री कंडीशन था। क्लियर है। तो हर बार जब तक तुम बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तुमको ये इक्वेशन रिड्यूस होता हुआ मिलेगा, मतलब तुमको कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू मिलते जाएगी, तो हर बार सॉल्व कर करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते जाना जिससे कि आगे के स्टेप में इसको सॉल्व करने में इजी पड़े, ठीक।
तो यहाँ से हमको पता चल गया C1 0 है, तो उसको इस इक्वेशन में अगर पुट कर ले, इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन 6 में अगर पुट कर ले तो हमको मिल जाएगा, देन इक्वेशन 6 reduces to y is equal to C1 cos px into C3 sin CPT plus C4 cos, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे cos आता है, यहाँ पे sin आता है, C3 cos CPT, C4 sin CPT, ठीक। और rather we can also write it, ये C1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये C1 C3 एक टर्म बन गया, C2 C1 C4 एक, सॉरी C1 तो 0 था, C2 क्या लिखे जा रहे हैं, C1 की जगह 0 डालोगे तो क्या आएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, तो ये वाला टर्म आएगा सिर्फ, हाँ सॉरी मैं गलती से लिख रही थी, साइंस px वाला टर्म बचेगा, sin px into C2 C3 cos CPT plus C2 C4 sin CPT, ये आएगा सोल्यूशन। तो हमारा जो इक्वेशन था वो थोड़ा सा छोटा हो गया आंसर हमारा, है ना, एक कांस्टेंट की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक। अब अगली बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे जिससे और हमारा सोल्यूशन हो, ठीक। तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी, बाउंड्री कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, दो बाउंड्री कंडीशन थी, 2 हमने पुट कर लिया, अब हम 3 पुट करते हैं। 3 का क्या मतलब है जरा समझ लो, इसमें बोल रहा है कि जब x की वैल्यू L डालेंगे तब भी y की वैल्यू 0 होगी, ठीक। तो हम इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, x की जगह L पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे और t को एज सच रहने देंगे, t में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सो लेट अस यूज दिस इक्वेशन, इक्वेशन 3, बाउंड्री कंडीशन given by equation 3 in equation 7 you will have y is equal to, y की जगह हो जाएगा 0, क्योंकि हमारी बाउंड्री कंडीशन बता रही है कि y की वैल्यू 0 हो जाएगी जब sin x की वैल्यू L पुट करेंगे, है ना, x की जगह L लिख दी है, तो ये पहला टर्म बन गया sin PL into C2 C3 cos CPT प्लस C2 C4 sin CPT, ठीक। ये इक्वेशन मिला हमारा। अब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए या तो इसको इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर इसको इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि तो इसको एक किसी वैल्यू पे 0 करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसी को 0 के मान बराबर मानेंगे, यानी हमको मिल रहा है sin PL इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो यहां से हम ये जो बाउंड्री कंडीशन हम यूज क्यों कर रहे हैं, हमारे अननोन कांस्टेंट्स को फाइंड करने के लिए। तो L तो हमारा फिक्स्ड रहेगा, L तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, L तो फिक्स्ड है, P की वैल्यू हमको निकालनी है, तो मुझे बताओ तो P की वैल्यू क्या डालेंगे कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जीरो। बोलो, P की वैल्यू क्या डालें कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। नो आइडिया, 0 0 है ना, P की वैल्यू 0 डालेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगी ना, साइन 0 0 होता है ना, और कोई वैल्यू, पाई और कोई वैल्यू बता सकते हो। पाई साइन पाई हाँ पाई बाई साइन पाई, सिर्फ साइन पाई। सिर्फ पाई से पाई एल आ जाएगा ना, पाई बाई एल लेना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। यस मैम, यस मैम। पाई बाई एल पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 पाई बाई एल पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखो जनरल वैल्यू समझनी पड़ेगी हमको, है ना। ये जो चीज है 0, इसको अगर मैं साइन के टर्म्स में लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल टू साइन n पाई। क्यों, क्योंकि n जब इंटीजर वैल्यू होगा, n इज इंटीजर 1 2 3 सो ऑन,
तो किसी भी इंटीजर वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यानी मुझे यहाँ से वैल्यू मिल रही है PL इज इक्वल टू n पाई और रैदर P इज इक्वल टू n पाई बाई L, यानी कि P की मुझे एक वैल्यू मिलने की जगह इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिल रही है। n इक्वल टू कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो मेरे को एक नया वैल्यू मिल जाएगा, है ना। अब अगर देखो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पुट करूंगी तो मुझे देखो ये आंसर के अलग अलग आंसर्स मिल जाएंगे ना इक्वेशन के। जब मैं एक बार P इक्वल टू पाई बाई एल डालूंगी तो मुझे एक आंसर मिलेगा, 2 पाई बाई एल डालूंगी तो मुझे दूसरा आंसर मिलेगा, 3 पाई बाई एल डालूंगी तो तीसरा आंसर मिलेगा, लाइक दैट इट विल गो ऑन। मीन्स यहाँ अभी ये जो हमारे पास सोल्यूशन था, मैंने अभी तक सोल्यूशन में क्या लिखा था, एक ही टर्म है, लेकिन अब हमको इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि एक्चुअली हमारे सोल्यूशन में एक टर्म नहीं है, उसमें एन इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ द इंटीजर एन। एन की वैल्यू बदलती जाएगी तो हमको इनफिनाइट नंबर ऑफ आंसर्स मिल सकते हैं, ठीक। और ऐसा हम लोग ने पहले भी जब क्या बोलते हैं वेरिएशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जब सॉल्व किया था तो तुम लोगों को उसमें भी मैंने बताया था कि जो बाउंड्री कंडीशन दी रहती है उससे हमको पता चलता है कि हमारे सोल्यूशन में एक्चुअली कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस हैं, ठीक। तो ये आंसर जो है बाउंड्री कंडीशन का, ये हमें बता रहा है कि हमारे सोल्यूशन में एक्चुअली इनफिनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस है, ठीक। इसीलिए अब मैं इस इक्वेशन 7 को जब इस बाउंड्री कंडीशन को पुट करके लिखूंगी तो मैं सिर्फ उसमें एक टर्म नहीं लेके मुझे क्या लेना पड़ेगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लेना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए मैं अब इस सोल्यूशन को क्या लिखूंगी, इक्वेशन 7 विल बिकम y इज इक्वल टू, जहां जहां p आ रहा है वहां तो n पाई बाई एल ले लूंगी और हर बार जितने आंसर्स मिलेंगे उन सबको ऐड करते जाऊंगी, इसीलिए मेरे को एडिशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक, n इक्वल टू 1 से शुरू करके n इक्वल टू इंफिनिटी तक के सारे टर्म्स का एडिशन करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन p की जगह पुट कर लिया n पाई बाई एल, सो साइन n पाई x बाई एल आ गया। अब यहाँ पे भी अंदर भी देखो, जितनी बार मैं p बदलूंगी उतनी बार ये कांस्टेंट की वैल्यू भी तो बदलती जाएगी, है ना। तो मुझे एक ही कांस्टेंट सारे टर्म्स में थोड़ी ना मिलने वाला है, वो हर बार बदलेगा, n जैसे जैसे बदलेगा हर बार मुझे ये दो कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, ठीक। तो जब मेरे को कांस्टेंट की वैल्यू भी n पे डिपेंडेंट मिल रही है तो मैं उसको डिनोट करने के लिए भी वैसा नोटेशन यूज करती हूँ। सपोज आई डिनोटेड बाई bn, bn मुझे क्या बता रहा है कि ये कांस्टेंट है जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, n के ऊपर। n अगर 1 है तो अलग वैल्यू होगी इस कांस्टेंट की, n इक्वल टू 2 है तो अलग होगी, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन था उसको भी, उसमें भी p की जगह n पाई बाई एल पुट कर लेंगे इसमें, तो ये वैल्यू बन जाएगी n पाई सी टी बाई एल, ठीक। प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगा सी एन साइन n पाई सी टी बाई एल। तो मेरा जो सोल्यूशन था वो अब ये बन गया, p की वैल्यू हमको मिल गई और अब हमारे पास एक सोल्यूशन, दो कांस्टेंट नहीं है, दो सेट ऑफ कांस्टेंट्स हैं जो कि किस पे डिपेंड करेंगे, n के ऊपर, ठीक। अब ये दोनों इक्वेशन सेट ऑफ कांस्टेंट्स क्या आएंगे वो हमको फाइंड करना है, ठीक। लेट इट बी इक्वेशन नंबर, क्या है इक्वेशन नंबर 8, ठीक। तो अभी तक मैंने क्या किया, दो बाउंड्री कंडीशंस यूज कर लिया। अब नेक्स्ट मैं इनिशियल कंडीशंस यूज करूंगी। ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस हमारे यूज हो गए, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अब नेक्स्ट इनिशियल कंडीशंस यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशंस में पहला हम कंडीशन जो है वो यूज करेंगे ये वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड 0 है, इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो रिड्यूस होगा, ठीक। तो जो भी इनिशियल कंडीशंस में से जो भी कंडीशन में इक्वल टू 0 आ रहा है उस कंडीशन को पहले यूज करते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन अगर हमको यूज करनी है तो पहले हम लोग को डेल वाई बाई डेल टी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ठीक। तो पहले हम डेल वाई बाई डेल टी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ये इक्वेशन को अगर हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे इक्वेशन 8 को, तो हमको डेल वाई बाई डेल टी मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 8 with respect to t to get the differential del y by del t. del y by del t is equal to हो जाएगा summation n equal to 1 to infinity sin n pi x by l। इतना तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये x का फंक्शन है और हम डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिफरेंशिएट होगा ये अंदर का टर्म, ठीक।
और इन दोनों ही टर्म में ये जो फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, इसमें कॉस डिफरेंशिएट होगा, इसमें साइन, दोनों का ही जो कांस्टेंट पार्ट है वो सेम है, क्या है, n पाई c बाई एल। तो n पाई c बाई एल भी दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू साइन n पाई x बाई एल इंटू n पाई c बाई एल इंटू माइनस bn साइन n पाई c t बाई एल प्लस cn cos n pi ct by l. Just I have differentiated equation 8 with respect to t. Now put the boundary condition. क्या बता रहा है बाउंड्री कंडीशन? जब टाइम t 0 है, जब मतलब इक्वेशन में t की जगह 0 डालूंगी तो मेरे को del y by del t की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक? So using the initial condition 5, using the initial condition 5, we get del y by del t को भी 0 पुट करना है और जहां जहां t आ रहा है वहां पे भी 0 डालते जाना है, तो यहाँ आ जाएगा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये टर्म तो चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है और ये x का फंक्शन है, तो इन दोनों को एज सच लिख लिया, n पाई बाई c साइन n पाई x बाई l, इतना कांस्टेंट है। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी यहाँ t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा cos 0 विच इज 1, तो हमारे पास यहाँ टर्म क्या बचेगा, सिर्फ c है, ठीक? तो मुझे मिल रहा है कि ये जो सीरीज है पूरी, इस पूरी सीरीज के वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब मैं n का कोई एक वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकती ना जिसके लिए सारे टर्म्स जो है वो 0 हो जाए, मतलब ऐसा कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते ना जिससे कि सारे टर्म्स 0 हो जाए, ये वैल्यू पार्ट जो है वो तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 पूरे को 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cn को 0 करना पड़ेगा। तो यानी मुझे इस इक्वेशन से मिल रहा है कि ये इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगा जब cn 0 है फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना? कोई भी n इंटीजर होगा तो मेरे को cn की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक? तो यानी जो इनिशियल कंडीशन था इक्वेशन 5 का, उससे हमको मिल रहा है कि cn की वैल्यू 0 हो गई। अब इसको मैं इक्वेशन 9 में पुट कर देती हूँ, cn की वैल्यू 0 कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या टर्म बचेगा, देखो, सॉरी इक्वेशन 9 में नहीं पुट करेंगे, इक्वेशन 9 तो del y by del t है, हम किस में पुट करेंगे, 8 में, क्योंकि 8 जो है वो y की वैल्यू है। यहाँ पे अगर मैं cn की वैल्यू 0 कर देती हूँ यानी ये टर्म हट जाएगा, सिर्फ इतना टर्म बच जाएगा हमारे पास, है ना? सो वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 8, फ्रॉम इक्वेशन 8 we get y is equal to summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by l into sin n pi ct by l। यहां से पुट करके देख लो, यहाँ पे सॉरी कॉस आ जाएगा, ये साइन नहीं है, cos n pi ct by l, ठीक? ये वाली वैल्यू में मैंने cn की जगह 0 कर दी, ये पूरा हट गया, ठीक? सिर्फ ये बच गया, तो ऐसा आंसर आएगा। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 10। तो यहां तक हमने 3 कंडीशंस यूज कर ली, 2 बाउंड्री कंडीशन और एक इनिशियल कंडीशन, और इससे हमको मिला कि y जो है वो इतना आ रहा है, ठीक? अभी भी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, हमारा आंसर तब खत्म होगा जब ये कोई भी कांस्टेंट नहीं बचेगा। अभी ये bn बचा हुआ है ना, तो हमको ये bn की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास एक और बाउंड्री कंडीशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो हमारी सॉरी इनिशियल कंडीशन है, ये वाली इक्वेशन 4 वाली इनिशियल कंडीशन तो हमने यूज नहीं की, उसको यूज करते हैं। तो वो इक्वेशन क्या बताता है हमको, ये वाला इक्वेशन 4, दिस इज टेलिंग अस दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, मींस y की वैल्यू ये आ जाएगी sin क्यूब पाई x बाई l आ जाएगा अगर t की वैल्यू 0 है, ठीक? तो उस कंडीशन को यूज करते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी आर गेटिंग y is equal to sin क्यूब पाई x by l, यहाँ पे लिख दिया sin क्यूब पाई x by l when t is 0, तो इधर t को जगह 0 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 which is 1,
So we are left with summation n equal to 1 to infinity bn sin pi by l. ठीक, अब यहाँ आएगा फोरियर सीरीज। तुम लोगों को मैंने बोला था ना कि ये वाला पोर्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें फोरियर सीरीज की जरूरत पड़ती है। तो इसको तुम लोग जरा ध्यान से देखो, यहाँ तुमने एक फंक्शन लिखा है इधर और लिखा है कि ये इक्वल टू दिस टर्म, और ये टर्म को देख के आई होप तुम लोगों को याद आ जाएगा कि ये क्या है। ये इस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट करते थे, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n pi x by l। ये किस तरह का टर्म है? साइन से। हाँ, ये हाफ रेंज साइन सीरीज है। यानी सिंपली तुम कह सकते हो ना कि तुम्हारा रेंज x का कितना है यहाँ पे 0 to l है ना। x की वैल्यू जो है वो 0 to l के बीच ही लाई करेगी। तुम्हारे स्ट्रिंग का लेंथ मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम l होगा, यानी x का रेंज है 0 to l। और उसमें तुमने इस फंक्शन को एक्सपैंड है ना। और जब भी हम किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का साइन सीरीज लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन ऑफ n पाई x बाई c, ऐसा जब लिखते हैं हम लोग, तो हम ये bn की वैल्यू के लिए फॉर्मूला जानते हैं। bn इक्वल टू क्या हो जाता है 2 बाई c इंटीग्रेशन 0 टू c f ऑफ x साइन n पाई x बाई c dx। ठीक, तो ये बेसिक मेथड है। हमेशा हमको जब बाउंड्री कंडीशन सब पुट पार्ट करने के बाद इस तरह से मिलता है फोरियर सीरीज, और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन में और इस तरह का और 2 क्वेश्चन एग्जांपल में तुम लोगों को दिया हुआ है जहां हमको ये पूरा फोरियर सीरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है ये साइन में ही दिया हुआ है। अगर ये साइन के अलावा और किसी भी टर्म में दिया होता तो मैं पूरा ये प्रोसेस करके तुम लोगों को बताती। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं ले लेती, यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है तो उसको और इसको करके बता। लेकिन यहाँ पे ये साइन में दिया हुआ है ना, तो जब भी साइन फंक्शन इधर तुमको दिख रहा है तब तुमको ये पूरा करने की जरूरत नहीं। पहले इस साइन फंक्शन को सिंप्लीफाई करके मल्टीपल एंगल्स में ले आओ। ठीक, ये आ रहा है साइन क्यूब थीटा, इसको साइन 3 थीटा में चेंज कर सकते हैं ना। मेरे को सॉल्व करके बताओ तो क्या होता है फॉर्मूला। साइन क्यूब थीटा को साइन 3 थीटा में लिखने से क्या आता है? किसी को याद है फॉर्मूला? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला किसी को याद है? मैम 3 साइन। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला चलो बता दो, उसी से हम सॉल्व कर लेंगे। 3 साइन। हाँ, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यस 4 साइन क्यूब थीटा, वेरी गुड। ठीक, तो इसी को रीअरेंज करके अगर लिखें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। साइन क्यूब थीटा की जगह ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह लिख रहे हैं पाई एक्स बाई एल। तो ये जो टर्म है मैं इसको रिड्यूस करके दिस इज साइन पाई एक्स 3 साइन पाई एक्स बाई एल माइनस साइन ऑफ 3 पाई एक्स बाई एल अपॉन 4। लिख सकते हैं सर? बात समझ में आई कि नहीं? तो अभी हम लोग ये सब चीजों को अभी के लिए भूल जाओ, और वैसा क्वेश्चन में मैं बताऊंगी जहां हमको फोरियर सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना याद करो कि जैसे ही मुझे दिख रहा है कि जो बाउंड्री का मुझे साइन के टर्म मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है, इस साइन के टर्म को मल्टीपल एंगल्स में ले आना है। अगर वो मल्टीपल एंगल्स में है तो डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, अगर मल्टीपल एंगल्स में नहीं है तो मल्टीपल एंगल्स में ले आएंगे। ठीक, तो मुझे ये टर्म मिल रहा है यूजिंग दिस फॉर्मूला आई एम गेटिंग दिस टर्म साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल बन गया ये टर्म। ठीक, अब मैं इसको दोनों तरफ ना एक्सपैंड करके लिखती हूँ इसको। ठीक, तो यहाँ राइट हैंड साइड में मेरे को क्या मिल रहा है देखो, 3/4 साइन पाई एक्स बाई एल माइनस 1/4 साइन 3 पाई एक्स बाई एल। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं यानी n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा पुट करती जाऊं तो ये सीरीज ऐसा बनेगा ना, b1 साइन पाई एक्स बाई एल प्लस b2 साइन 2 पाई एक्स बाई एल प्लस b3 साइन 3 पाई एक्स बाई एल
plus b4 sin 4 pi x by l so on up to infinity। आ रहा है? क्लियर है यहां तक कि क्या लिखा हमने? ऐसा कब होगा? सिर्फ तभी होगा जब हमारा जो बाउंड्री कंडीशन में सॉरी इनिशियल कंडीशन में दिया हुआ फंक्शन है वो अगर साइन का फंक्शन है, ठीक है, तभी ये कर सकते हैं। यहां तक कि क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, अब देखो ये दोनों ही तरफ तो हमारे पास फंक्शन एक ही फॉर्मेट में है ना, इधर भी पाई एक्स बाई एल में, इधर भी पाई एक्स बाई एल में है, यहाँ भी साइन फंक्शन है, यहाँ भी साइन फंक्शन है। सो वी विल बी एबल टू कंपेयर दिस टू सीरीज ना। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे को बताओ तो B1 क्या आ जाएगा? कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, क्या मिल रहा है हम लोग को? 3/4 B1 की वैल्यू 3/4 बोलो। मैम 3/4 B1 क्या आ रहा है? 3/4 यस 3/4। B2 क्या आ रहा है? 0 0। B3 क्या आ रहा है? -1/4 -1/4 -1/4। B4 क्या आ रहा है? 0 0। और इसके आगे जितने कॉन्स्टेंट्स हैं, साइन 5 पाई एक्स बाई एल, साइन 6 पाई एक्स बाई एल, सबके कोएफिशिएंट क्या आने वाले हैं? 0 0 आने वाला है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ दो ही टर्म है, तो सिर्फ दो ही कोएफिशिएंट मुझे मिलेगा, बाकी सारे 0 मिलने वाले हैं। यानी कि मैं लिख सकती हूँ B4, B5, B6 ऑल द टर्म्स अप टू इंफिनिटी आर गोइंग टू बी 0। होगा कि नहीं? कि कुछ और आंसर आ सकता है? क्लियर है? यस मैम। तो हमको ये जो सीरीज थी ना, हमको करना क्या था? हमको ये bn निकालना था, तो bn हमने निकाल लिया। bn हमको फाइंड करना था n = 1 to infinity, तो हमको मिल गया। b1 और b3 की वैल्यू आएगी, ये वैल्यूज, और बाकी सब 0 होने वाला है। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, उसको हम अपने सोल्यूशन में पुट कर लेंगे। बार बार तो वही कर रहे हैं हम लोग, एक एक करके कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं और उसको अपने सोल्यूशन में पुट करते जा रहे हैं। तो हमारा सोल्यूशन क्या था? ये इक्वेशन 10 था हमारा सोल्यूशन। इसमें अब हम लोग वो सोल्यूशन को पुट कर लेंगे, ठीक। तो इक्वेशन 10 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ Bn इन इक्वेशन 10, ठीक। इक्वेशन 10 में क्या लिखे थे तुम लोग? समेशन फॉर्म में लिखा हुआ है ना ये आंसर, इसको ओपन करके लिख लेते हैं, ठीक है, तो फिर सब्स्टिट्यूट करने में इजी पड़ेगा। इसको अगर ओपन करके लिखोगे तो पहला टर्म आएगा B1 साइन पाई एक्स एल कॉस पाई, क्या आया था? पाई सी है ना, पाई एल। B2 साइन पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस पाई सी टी बाई एल प्लस B3 साइन पाई एक्स बाई 3 पाई एक्स बाई एल cos 3 pi ct by L plus B4 sin 4 pi x by L into cos 4 pi ct by L so on। ये मैंने अभी सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक्सपेंड किया है। ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन को मैंने एक्सपेंड करके लिखा है। तो ये इक्वेशन आ रहा है। अब मैं इसमें B1, B2, B3, B4 की वैल्यू जो हमको मिली वो पुट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? देखो y इज इक्वल टू B1 आया था 3/4, तो ये बन जाएगा 3/4 साइन पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस पाई सी टी बाई एल। B2 0 आया था तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। B3 आया था -1/4, तो ये आ जाएगा -1/4 साइन 3 पाई एक्स बाई एल cos 3 पाई सी टी बाई एल। बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। गॉट इट? यस मैम। तो ये एग्जांपल 18.4 का सोल्यूशन है ना, ये करेक्ट कर लेना क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये आंसर आएगा हमारा, जो मैं लिखा हुआ है ना, अगर तुम लोगों ने लिखा है तो वो आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने बाउंड्री कंडीशन को चेंज कर दिया था।
वो वाला जो क्वेश्चन पहले जो दिखा रही थी ना तुम उनको, वो वाला क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाया है, उसको भी देख लोगे अगर ध्यान देंगे, अगर कुछ देखना है तो, डाउट है तो। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो देखो ये क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम्पल का ही बताया है, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन ही मैं बताऊंगी, बाकी 99% चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्पल से पूछे जाएंगे, तो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, और एक्सरसाइज में भी मैं बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस देखने लायक है, उनको देख सकते हो। ठीक है, सबका हो गया कंप्लीट? कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। Okay, I have recorded the attendance. I didn't see my mic is moved. We can leave now, ma'am. Yes, you can. थैंक Thank you, यू ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।